हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर। हमने पिछली क्लास में क्लास नंबर 1 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था बच्चों कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, उसका डायग्राम हमने देखा था और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है ना, किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वो सारी चीजें हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज क्लास नंबर 2 है बच्चों उन विद्यार्थियों के लिए जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से सेकेंड ईयर में हो, है ना, उनके लिए मैं सेकेंड क्लास लेकर के आया हूं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है ना, और उसका प्रिंसिपल्स हमने समझा था। आज मैं फिर से बता दूं आप लोग को कि ये जो लेक्चर है वो निम्मी थ्योरी है ना, निम्मी पैटर्न पर आधारित है बच्चों, और यह आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए जो है तो स्पेशल डिजाइन किया गया है इस कोर्स को। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केवल है ना आईटीआई सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, आईटीआई सेकेंड ईयर परीक्षा पर आधारित जो है तो हमारा ये टॉपिक रहेगा, ये क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें हम लोग फोकस करेंगे ओनली उन बच्चों के लिए जो बच्चे आईटीआई सेकेंड ईयर में रनिंग में हैं, आईटीआई सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं। ओके बच्चों, तो कल की क्लास में हमने थोड़ा सा मोटर को देख लिया था। आज फिर से बता दूं आप लोग को, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपकी कल की क्लास क्या थी। कल हम लोग पढ़े थे बच्चों कि मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। हमने देखा था कि मोटर जो होती है एक औद्योगिक एप्लीकेशन है ना, औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली वह मोटर जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ओके, वो दो प्रकार की होती है, हमने ये भी देख लिया था। एक होती है स्लिप रिंग, एक होती है पिंजरा प्रारूपी अर्थात स्क्विरल केज मोटर। ओके बच्चों, फिर हमने कुछ देखा था उसमें स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है ना, ये आज देखना है हम लोग को। तो मैं डिटेल में आज पढ़ाने वाला हूं 3 फेज इंडक्शन मोटर को बच्चों। तो शुरुआत करते हैं आज 3 फेज इंडक्शन मोटर की। 3 फेज इंडक्शन मोटर को मैं डिटेल में अब पढ़ाने वाला हूं नोट्स के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इंपॉर्टेंट जो है तो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस पेपर्स होंगे उनको भी हम लोग लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। अभी हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या कह रहा है, मैं अब बुक के आधार पर और नोट्स के आधार पर पढ़ाऊंगा आप लोग को, डिटेल में पढ़ाऊंगा, डीपली जाकर के पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चों आप लोग को, है ना। तो यह क्लास जो है तो आप लोग को पूरा देखना है। और क्लास में बच्चों आप लोग क्या किया करो कि आप लोग क्लास में जो है तो कुछ हमें कमेंट करके बताया करो क्लास कैसी लगी और क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में पढ़ना है ना, क्या आपसे नहीं आ रहा है। स्पेशल टॉपिक आप कुछ अगर मुझे बोलोगे तो उस टॉपिक को मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। ओके, और इस चैनल को बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्या करो कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के ग्रुप में भेजो और सभी को बताओ कि आईटीआई की प्रॉपर क्लासेस यहाँ पे हमें मिल रही हैं, है ना, प्रॉपर क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं, हमें पढ़ाया जा रहा है। तो सब लोग जो है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले जो क्लासेस होंगे वो आपका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं 3 फेज मोटर को। 3 फेज मोटर क्या कहती है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो एक सिंक्रोनस मोटर होती है। ओके, क्या कह रहा है बच्चों कि 3 फेज, हिंदी में भी आप लोग को बोल रहा हूं मैं, 3 फेज इंडक्शन का मतलब होता है बच्चों प्रेरण। ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर एक सिंक्रोनस मोटर होती है। ओके बच्चों, तो हम लोग ये पहला पॉइंट आज का है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 फेज मोटर को। तो क्या कह रहा है कि 3 फेज जो मोटर होती है बच्चों एक सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करती है, अर्थात एक सिंक्रोनस मोटर होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट है बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना एक ऐसे ट्रांसफार्मर से करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना एक ऐसे
ट्रांसफार्मर से, एक ऐसे ट्रांसफार्मर से करते हैं, एक ऐसे ट्रांसफार्मर से करते हैं जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसकी सेकेंडरी मतलब होता है बच्चों द्वितीयक, है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट किया गया हो, शॉर्ट किया गया हो, ओके, शॉर्ट किया गया हो, और वह रोटेट करने के लिए फ्री हो, और वह रोटेट मतलब होता है बच्चों घूमने, है ना, घूमना, तो घूमने के लिए फ्री हो, ओके। ये सारे पॉइंट्स जो है ना आप लोग एग्जाम में आना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को लिखवा रहा हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग को नोट्स में नोट डाउन करना है, लिखना है बच्चों। ये सारी चीजें आप लोग एग्जाम में आनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है तो पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों। 3 फेज प्रेरण मोटर जो होती है वो क्या होती है बच्चों, सेल्फ स्टार्ट होती है, ओके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 फेज प्रेरण मोटर, प्रेरण मतलब क्या होता है बच्चों, इंडक्शन, है ना, इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज प्रेरण मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, ओके। जो प्रेरण मोटर होती है बच्चों वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। ये इस चीज को आप लोग को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली कि 3 फेज मोटर जो होती है वो किस प्रकार की मोटर होती है। तो हम लोग टिक करेंगे बच्चों किसमें, 3 फेज प्रेरण मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, ओके। लास्ट पॉइंट एक और देख लेते हैं। यह मोटर लगभग नो लोड और फुल लोड पर जो है तो स्थिर स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पर रहती है। क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक में कहीं नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा है बच्चों कि यह मोटर लगभग नो लोड, नो लोड का मतलब होता है बच्चों जब उसमें कोई लोड ना हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं मोटर में या तो ना पानी चढ़ा रहे हो, है ना, या फिर हमारे पास में 3 फेज मोटर जनरली कहां पे होती है, आटा चक्की वगैरह होती है ना, या किसी सॉफ्ट को हमें घुमाना होता है तो उस सॉफ्ट में कनेक्ट ना हो उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, नो लोड। तो यह मोटर लगभग नो लोड तथा फुल लोड पर समान स्पीड, ओके, समान स्पीड, है ना, समान स्पीड अर्थात हम बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, है ना, कांस्टेंट स्पीड पर कार्य करती है। तो बच्चों हम लोग ये जानेंगे इसमें, इस पॉइंट से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो 3 फेज मोटर होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड अर्थात स्थिर स्पीड वाली मोटर होती है जिसका नो लोड और फुल लोड से कोई ताल्लुक नहीं होता है, अर्थात नो लोड में भी सेम स्पीड होती है और फुल लोड में भी सेम स्पीड होती है। यदि स्पीड क्या होगी बच्चों, कम होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। स्लिप 1-2% होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कम स्पीड में चलेगी या स्पीड उसकी ज्यादा ही कम होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगी बच्चों, वो बंद हो जाएगी। इसलिए लगभग ये नो लोड फुल लोड दोनों पर क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट अर्थात स्थिर स्पीड पर, समान स्पीड पर काम करती है, ओके। अब मैं यहां पे बता देता हूं आप लोग को कि 3 फेज मोटर पर, है ना, प्रेरण मोटर के लाभ क्या क्या होते हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं फिर न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, ओके। 3 फेज मोटर के लाभ कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। नंबर 1 देख लेते हैं। नंबर एक यह सस्ती होती है, ओके। नंबर 2 इसकी दक्षता अधिक होती है, इसकी
दक्षता मतलब होता है बच्चों इफिशियंसी, है ना। इफिशियंसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसकी दक्षता अधिक होती है। ओके, इसकी दक्षता अधिक होती है। नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं बच्चों। नंबर 3 क्या कहता है कि यह सिंपल और मजबूत होती है। यह है सिंपल, है ना, मतलब साधारण टाइप से बनी होती है। सिंपल और मजबूत होती है। ओके, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। इसके एडवांटेज मतलब लाभ क्या होता है कि इसमें मेंटेनेंस कम होता है। इसमें मेंटेनेंस, है ना, रख रखाव करना, उसका मेंटेनेंस कम, है ना, करना पड़ता है। इसमें मेंटेनेंस कम करना पड़ता है बच्चों। और लास्ट है कि यह सेल्फ स्टार्ट होती है। ये हमारा एडवांटेज लास्ट है ना। ये हमारा लास्ट एडवांटेज है बच्चों, क्या कि ये जो है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। यह है सेल्फ स्टार्ट होती है। तो ये रहे हमारे 3 फेज मोटर के कुछ लाभ, है ना। ये एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेगा कि जो 3 फेज मोटर होती है ना, उसके लाभ बताइए, ऑप्शन में रख देगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए, सस्ती होती है, इसकी दक्षता अधिकतम होती है, अधिक होती है, ये सिंपल और मजबूत होती है, इसमें मेंटेनेंस खर्चा कम आता है, मेंटेनेंस कम करना पड़ता है, और यह सेल्फ स्टार्ट होती है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों 3 फेज मोटर के हानि, है ना। 3 फेज मोटर की हानि देख लेते हैं बच्चों। तो हानियां कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है डीसी शंट मोटर से भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। मतलब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में, है ना, क्या लिखेंगे, इसका स्टार्टिंग मतलब शुरुआती टॉर्क, है ना, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। ये टॉर्क कम होने का जो रीजन क्या होता है बच्चों, जैसे सेल्फ स्टार्ट होती है ना, तो वहां पे एक स्टार्टिंग टॉर्क ही जो है तो उसको बल देता है, पुशअप करता है, जिससे हमारी मोटर क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है बच्चों, कम होता है ना। कितना कम होता है, डीसी शंट मोटर से भी कम होता है। आप लोग डीसी शंट मोटर पढ़े होंगे इससे पहले, है ना, शायद वो सेकेंड ईयर में नहीं है, फर्स्ट ईयर में है। ठीक, नंबर 2 इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, इसका सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा हानि क्या है कि इसकी स्पीड को परिवर्तित कर पाना कठिन होता है ना। इसकी स्पीड को परिवर्तित नहीं किया जा सकता कुल मिला के, है ना, परिवर्तित कर पाना बहुत कठिन होता है, बहुत, है ना, कठिन होता है। ये सेकंड इसका हानि है कि इसकी स्पीड को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सेम स्पीड पे ये काम करती है। ओके, अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। इसका लास्ट तीसरा पॉइंट क्या है, स्थिर स्पीड के लिए एसी मोटर तथा परिवर्तित स्पीड के लिए डीसी मोटर का उपयोग करते हैं ना। तो होता क्या है बच्चों कि जो इसका थर्ड पॉइंट है डिसएडवांटेज का, वो क्या कहता है, स्थिर स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्थिर स्पीड के लिए एसी मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट मतलब करना, मतलब जोड़ते हैं ना, कनेक्ट करते हैं।
ओके, डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, है ना, डेल्टा बाइंडिंग में कनेक्ट करते हैं, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फोर्थ पॉइंट में जनरली आप लोग को बता दूं कि यदि आप लोग को क्या करना है बच्चों, कि स्थिर स्पीड के लिए जो है तो उपयोग करना है तो एसी हम करेंगे, तथा परिवर्तित स्पीड के लिए क्या होती है, डीसी होती है ना। तो हम लोग को अगर स्थिर स्पीड चाहिए, फिक्स स्पीड चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एसी मोटर का उपयोग करेंगे। ओके, एसी मोटर का उपयोग करेंगे। और यदि हमें जो है तो परिवर्तित स्पीड चाहिए, है ना, ऐसी स्पीड चाहिए, जैसे हमारे पास में क्या होता है, जो हमारी ट्रैक्शन मोटर होती है, ट्रेन की इंजन में जो मोटर लगी होती है बच्चों, वो उसकी स्पीड क्या होती है, परिवर्तित होती है ना। उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वो सप्लाई हमारी जो है तो एसी तो लेती है ना, ट्रेन का इंजन जो होता है वो एसी सप्लाई तो लेता है, बट वो क्या करता है कि नीचे जब सप्लाई हमारी जाती है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन करके, और उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एसी को डीसी में, रेक्टिफायर लगा करके, और फिर वो डीसी में हमारी सप्लाई जो है तो जाती है, क्योंकि वहां पे डीसी मोटर यूज में लेते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, परिवर्तित होती है। परिवर्तित स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डीसी मोटर का उपयोग करेंगे। जिस जगह हमें परिवर्तित स्पीड चाहिए वहां पे हम लोग डीसी मोटर का उपयोग कर लेंगे। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए बच्चों। क्या कहता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है एक सिंक्रोनस मोटर होती है, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुलना एक ऐसे ट्रांसफार्मर से करते हैं जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट किया गया हो और वह घूमने के लिए फ्री हो, अर्थात ये ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, थ्री फेज प्रेरण मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। यह मोटर लगभग नो लोड तथा फुल लोड दोनों पर क्या होती है बच्चों, समान स्पीड पर काम करती है, अर्थात नो लोड और फुल लोड दोनों पर क्या होती है बच्चों, इसकी स्पीड क्या होती है, स्थिर होती है, फिक्स होती है। थ्री फेज प्रेरण मोटर के लाभ क्या होते हैं बच्चों, ये सस्ती होती है, इसकी दक्षता अधिक होती है ना, यह सिंपल और मजबूत होती है, इसमें मेंटेनेंस खर्चा कम आता है, मेंटेनेंस कम करना पड़ता है। और पांचवा पॉइंट है, ये सेल्फ स्टार्ट होती है। हानि क्या है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, ठीक है, इसकी स्पीड को परिवर्तित कर पाना कठिन होता, नहीं कर सकते हैं। स्थिर स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एसी मोटर को डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और स्थिर मोटर अगर हमको यूज करना है तो हम लोग एसी मोटर करेंगे, और अगर परिवर्तित हमें जो है तो परिवर्तित स्पीड चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डीसी मोटर का उपयोग करना पड़ेगा। ओके, तो ये रही कुछ थ्योरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। मैं वो सारी चीजें पढ़ा रहा हूं बच्चों आप लोग को जो आप लोग के आईटीआई के सेकेंड ईयर के परीक्षा में काम आनी है ना, एग्जाम में यही सारी चीजें, यही सारे क्वेश्चन निकल करके आएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, और क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं वो भी बताऊंगा, किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा लास्ट में, है ना। कुछ लेक्चर हो जाए मेरे, 2 4 5 10 लेक्चर ले लूं आप लोग का, फिर एक दिन क्या करूंगा मैं, सारे चैप्टर्स जो होंगे उनको मैं डिवाइड करूंगा और देखूंगा किसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं स्पेशल वो चैप्टरों को आप लोग को बता दूंगा कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप लोग ज्यादा पढ़ोगे, और उसको मैं डीपली पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ओके बच्चों, तो हमने देख लिया है प्रेरण मोटर के लाभ देख लिया, हानि देख लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों संरचना के बारे में, है ना। एक पॉइंट और देख लेते हैं, एप्लीकेशन, उपयोग। ओके, लास्ट है हमारे पास में थ्री फेज मोटर के उपयोग। ओके, मोटर के उपयोग, फिर इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन में चलेंगे। मोटर के उपयोग क्या कहता है बच्चों कि पिंजरा प्रारूपी मोटर के जो है तो क्या उपयोग होते हैं, स्लिप रिंग के क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर 1, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं बच्चों, तो हम देख लेते हैं स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग, है ना, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग ओके, प्रेरण मोटर का उपयोग भारी पंप मतलब बड़े पंप में, ठीक है, बड़े पंपों में उपयोग हम लोग करते हैं, जो बड़े बड़े पंप होते हैं। ओके, लिफ्ट में करते हैं बच्चों, जो लिफ्ट होती है नीचे से ऊपर ले जाती है ना, उसको हम बोलते हैं लिफ्ट। तो लिफ्ट में भी हम लोग जो है तो करते हैं इसका उपयोग। फिर हम लोग करते हैं बच्चों सॉफ्ट में, है ना, सॉफ्ट में हम लोग उपयोग करते हैं। फिर
क्या करते हैं बच्चों, और कहाँ कर सकते हैं, अतिरिक्त पंखे वगैरह हो गया है ना, पंखे में करते हैं, पंखे बड़े बड़े जो पंखे होते हैं उसमें भी कर लेते हैं हम लोग। फिर एग्जास्ट में करते हैं, किसमें, एग्जास्ट में, है ना, जो एग्जास्ट होता है उसमें भी हम लोग करते हैं, एग्जास्ट फैन जो होता है, ठीक है। फिर कंप्रेसर में करते हैं, कंप्रेसर में करते हैं, एलिवेटर में करते हैं। एलिवेटर का मतलब होता है जैसे, है ना, चैन वाली जो होती है जेसीबी, है ना, उसको हम एलिवेटर के रूप में उसको यूज कर लेते हैं, एलिवेटर। ओके, एलिवेटर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, है ना। प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन में हम लोग करते हैं, जो आप लोग देखे होंगे बैनर वैनर छापते हैं, शादी के कार्ड वार्ड छपते हैं, है ना, उनको बोलते हैं हम लोग प्रिंटिंग प्रेस मशीन। तो प्रिंटिंग प्रेस में भी जो है तो इसका उपयोग करते हैं। ओके, तो ये सारी जगहें हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हमारे पास में पिंजरा प्रारूपी का कहां कहां उपयोग करते हैं, पिंजरा प्रारूपी जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में स्क्विरल केज, है ना, पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर। आप लोग नाम में बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, है ना, पिंजरा प्रारूपी बोले या स्क्विरल केज बोले सेम है ना, इंग्लिश हिंदी में नाम है उसका। इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर का उपयोग, प्रेरण मोटर का उपयोग, है ना, जो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, लेथ मशीन होती है। ओके, क्या होती है, लेथ मशीन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ओके, तो हम इसका उपयोग कहां पे करते हैं, लेथ मशीन में। ओके, लेथ मशीन के बाद क्या होता है बच्चों, और कहां पे कर सकते हैं, ड्रिल मशीन में, ड्रिल मशीन में। ओके, लाइन सॉफ्ट में, लाइन सॉफ्ट में, लाइन सॉफ्ट हो गया। ट्यूबवेल में, है ना, ट्यूबवेल जो हमारे पास में होता है जिससे हम लोग पानी नीचे से ऊपर लाते हैं, तो हो गया ट्यूबवेल में। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ग्राइंडर में, है ना, ग्राइंडर में इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, है ना। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग प्लेनर में, वर्किंग प्लेनर में। ओके, वर्किंग प्लेनर में, ब्लोवर पंखे में, ब्लोवर पंखा मतलब फैन, है ना, ब्लोवर फैन में, पंखे में, है ना। लॉन्ड्री की जो हमारे पास में लॉन्ड्री जो कपड़े व धुलने वाली मशीन होती है उसमें भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो लॉन्ड्री की जो है तो लॉन्ड्री में हम लोग जो है तो करते हैं, लॉन्ड्री मशीन में हम लोग जो है तो इसका उपयोग कर लेते हैं बच्चों। ओके, आदि में हम लोग जो है तो 3 फेज प्रेरण मोटर का उपयोग करते हैं। तो ये रहा बच्चों क्या, 3 फेज प्रेरण मोटर का उपयोग, है ना। स्लिप रिंग का हम लोग कहां कहां पे करते हैं वो मैंने बता दिया, पिंजरा प्रारूपी कहां कहां पे करते हैं वो बच्चों हमने बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं संरचना के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। ये पॉइंट्स कुछ मुझे बताना था आप लोग को, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है उसका उपयोग कि 3 फेज मोटर का उपयोग हम लोग कहां कहां पे करते हैं। तो वो हमने देख लिया इसके उपयोग के बारे में। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन, एक संरचना देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग जो है तो अब संरचना पढ़ने वाले हैं। अब संरचना के बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, है ना, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। रोटर के बारे में, शॉफ्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, और उसमें कुछ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ओके, तो ये रहा बच्चों हमारा एक डायग्राम, है ना। इस डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हम जो है तो इस डायग्राम को बच्चों क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हो गया हमारा स्टेटर का पार्ट। ओके बच्चों, इसमें हम लोग क्या लेंगे, है ना, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, दो जो है तो एक ये पोल हमने ले लिया, दूसरा हमने क्या किया बच्चों, दूसरा हमने ये पोल ले लिया, थर्ड हमने ये पोल ले लिया, ये फोर्थ पोल हमने ले लिया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉइलिंग कर देते हैं, है ना, इसमें हम लोग जो है तो थ्री फेज की वाइंडिंग कर देते हैं बच्चों। ये हमने थ्री फेज की वाइंडिंग कर दिया। ओके, ये हमने थ्री फेज की वाइंडिंग कर दिया। मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पे क्या है, एन है, यहाँ पे क्या है, एस है, फिर एन है, फिर एस है। ठीक है, ये हमारे पास में चार जो है तो पोल हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके बीच में स्टेटर बना देते हैं, सॉरी रोटर बना देते हैं। ठीक है, तो ये रोटर हो गया, ये इसका सॉफ्ट हो गया, और रोटर में हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज की वाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास में जो है तो ये थ्री फेज की वाइंडिंग हो गई इसके ऊपर, ये हमारी जो है तो कंप्लीट वाइंडिंग हो गई बच्चों। अब क्या होगा बच्चों इसमें कि हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये होता है स्टेटर फ्रेम। ओके, ये हमारा स्टेटर फ्रेम हो गया बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पोल बच्चों, पोल हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास में कॉर्नर है इसका, ये क्या हो जाएगा, पोल शू हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा बच्चों, पोल शू हो जाएगा, इसको हम पोल शू बोलेंगे। फिर जो इन दोनों के बीच में जो गैप है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको दोनों को बीच के क्या बोलते हैं हम लोग, एयर गैप बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, एयर गैप बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे देते हैं बच्चों, 1 2 3, है ना, इसके स्टेटर में हम लोग सप्लाई दे देते हैं RYV, है ना। कल कहीं मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग आज देख लेना, क्योंकि आज मैं क्लियरली आपको पढ़ाने वाला हूँ सारी चीजें, है ना। कल आपने जो है तो प्रीवियस जो कल हमने क्लास लिया था उसमें कुछ अगर गलतियां हो तो आप करेक्ट कर लेना यहाँ से, क्योंकि कल मैं जो है तो विदाउट जो है डायग्राम, विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब विदाउट मैंने जो है तो देखे सारी चीजें बताया था आप लोग को। थोड़ा सा आप लोग इसको करेक्ट कर लेना अगर कहीं गलती हो तो। हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले RYV 3 सप्लाई हम लोग देंगे, है ना, 3 फेज सप्लाई हम लोग यहाँ पे देंगे बच्चों। 3 फेज जब सप्लाई देंगे बच्चों तो क्या होगा, RYV जब इस मोटर में जाएगी, जैसे मोटर में करंट जाती है बच्चों तो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ये कॉइलें जो है तो आपस में क्या होती है बच्चों, जुड़ी हुई रहती है ना। ये सारी तीनों कॉइलें आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है। जैसे हमने करंट दिया मोटर में बच्चों, जैसे करंट है ना, करंट जैसे मोटर में जाती है तो मोटर में जैसे जाती है तो क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे पास कॉइल होती है इस कॉइल में फ्लो होती है। जब उस कॉइल में फ्लो होती है तो बच्चों क्या करती है, यहाँ पे इस कॉइल में एक फ्लक्स बनता है। वो फ्लक्स करता है, क्या करता है बच्चों कि इस पोल से क्या करता है, लिंक करता है, कहां पे जाने की कोशिश करता है, उसके रोटर वाइंडिंग में। और जैसे रोटर वाइंडिंग में जाने की कोशिश करता है बच्चों और जैसे लिंक करता है तो इस रोटर की वाइंडिंग में, इस रोटर की कुंडली में जब प्रवाहित होता है तो उसमें क्या करता है बच्चों, एक यहां पे नया करंट वोल्टेज बन जाता है। ओके, जो हम लोग सप्लाई देते हैं वो केवल किसके काम में आती है, उसके स्टेटर के काम में आती है। उसके स्टेटर में सप्लाई जाती है, उसके स्टेटर की कॉइल में फ्लो होती है और उस कॉइल में क्या करती है बच्चों, एक नया फ्लक्स बना देती है। यहां पे एक नया फ्लक्स बन जाता है। वो फ्लक्स क्या करता है बच्चों कि लिंक करके, है ना, क्या करता है वो लिंक करके बच्चों कहां पे आता है, वो जो है तो हमारे रोटर की वाइंडिंग में आता है। और रोटर वाइंडिंग में जैसे फ्लक्स आकर लिंक करता है तो यहां पे क्या बनता है बच्चों, एक φ2 बना देता है। ओके, डबल फ्लक्स बनती है और इस फ्लक्स के कारण क्या होता है बच्चों कि इस स्टेटर में, है ना, सॉरी इस रोटर में क्या होता है बच्चों कि एक नया ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बैक ईएमएफ। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं।
जो जनरेटर में बनता है बच्चों वो जनरेटेड ईएमएफ बनता है, क्योंकि हम लोग सप्लाई उससे जनरेट कर रहे होते हैं। ये बैक ईएमएफ होता है, इसी बैक ईएमएफ के कारण क्या होता है, हमारी मोटर क्या होती है बच्चों, रोटेट करती है। जो हम लोग सप्लाई देते हैं उसके कारण मोटर नहीं घूमती है, उसके अंदर जो नया करंट वोल्टेज बनता है जिसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है बच्चों, हमारी मोटर रोटेट करती है। स्टार्टिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं, टॉर्क ज्यादा होता है तो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। जब हमारी सप्लाई, जैसे हमारी सप्लाई क्या करती है बच्चों, स्टेटर में उसकी वाइंडिंग में फ्लो होती है तो उसमें एक फ्लक्स बनाती है, और फ्लक्स क्या करता है बच्चों, लिंक करके, है ना, स्टेटर से रोटर में जाता है, और जैसे रोटर में फ्लो होता है तो उस वाइंडिंग को कट करता है तो उसमें एक नया फ्लक्स बनता है φ2, जिसके कारण बच्चों वहां पे एक करंट वोल्टेज का निर्माण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों बैक ईएमएफ, है ना। तो यहाँ पे एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है जिसे हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। उसी बैक ईएमएफ के कारण क्या होता है बच्चों, हमारी मोटर रोटेट होती है। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों कि थोड़ा सा इसका जो सॉफ्ट होता है वो किसका बना होता है, तो ये देख लेते हैं। तो ये हमेशा बना होता है बच्चों माइल्ड स्टोन का। ओके, माइल्ड स्टोन का बना होता है। आप लोग को इसको याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि 3 फेज प्रेरण मोटर का जो सॉफ्ट होता है किसका बना होता है, तो हम लोग बोलेंगे बच्चों माइल्ड स्टोन का बना होता है। ओके, तो ये रही हमारी जो है तो 3 फेज मोटर। बच्चों ये बेस हो गया अपना जहां पे रखी होती है, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एयर गैप बच्चों। 3 फेज प्रेरण मोटर का जो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, तो बच्चों ये होता है 0.3 से 0.5 जो है तो 0.5 mm होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। हम लोग के एग्जाम में पूछ लेता है कि 3 फेज प्रेरण मोटर का एयर गैप कितना होता है, तो हम लोग टिक करेंगे 0.3 से 0.5 mm के बीच में होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा बच्चों संरचना, है ना। हमने संरचना में देखा कि जो इसकी संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है बच्चों। एक ऊपर बाहर से स्टेटर होता है, अंदर रोटर होता है ना। ये स्टेटर हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेटर बोलेंगे। और ये जो हमारा हो गया बच्चों, ये हमारा जो बाहर का भाग हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये है ना स्टेटर, और ये अंदर का भाग क्या हो गया बच्चों, रोटर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। हम लोग सप्लाई हमेशा कहां पे देते हैं बच्चों, स्टेटर में देते हैं। जैसे स्टेटर में सप्लाई जाती है तो उसकी कॉइल में, है ना, उसकी कॉइल में, उसकी वाइंडिंग में करंट प्रवाहित होती है। जैसे करंट प्रवाहित होती है तो उसमें एक नया फ्लक्स बनता है। वो फ्लक्स क्या करता है बच्चों, लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जैसे जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग कट करता है तो उसमें एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है, और उस करंट वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बैक ईएमएफ बोलते हैं। उसी कारण हमारी मोटर क्या होती है, रोटेट करती है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं बच्चों, स्टेटर का फ्रेम हो जाता है, फिर इसमें जो ये पोल हो जाते हैं, ठीक है, ये स्टेटर बॉडी हो जाती है, ये रोटर हो जाता है, ये इसका सॉफ्ट होता है जो माइल्ड स्टोन का बना होता है बच्चों। हमारे पास पोल और रोटर के बीच का जो गैप होता है बच्चों, उसे हम एयर गैप बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होती है, जो गैप होता है वो 0.3 से 0.5 mm के बीच में होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रहा, ये संरचना रही किसकी, 3 फेज प्रेरण मोटर की। ओके बच्चों, तो हमने 3 फेज प्रेरण मोटर की संरचना देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये हो गया उसकी संरचना। ओके, 3 फेज प्रेरण मोटर की संरचना। अब मैं कुछ चीजें और बता देता हूं आप लोग को कि 3 फेज मोटर में जो स्टेटर होता है बच्चों, जो फ्रेम, स्टेटर फ्रेम होता है, ओके, जो स्टेटर होता है बच्चों। अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। जो स्टेटर होता है बच्चों किसका बना होता है, हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, कास्ट आयरन का बना होता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्या पूछता है कि जो 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर बना होता है किसका बना होता है, तो हम लोग बोलेंगे बच्चों कास्ट आयरन का। ओके, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ओके, स्टेटर की जो कोर होती है बच्चों किसकी बनी होती है ना, स्टेटर की कोर किसकी बनी होती है बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बनी होती है बच्चों सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ओके, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो आप लोग को क्या करना है, इन नोट पॉइंट को आपको अपने नोट पॉइंट में लिखना है ना कि स्टेटर जो है किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। स्टेटर की कोर किसकी बनी होती है बच्चों, तो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ओके, और जो इसकी कोर होती है बच्चों हमेशा क्या करते हैं हम लोग, लैमिनेटेड करते हैं। तो स्टेटर की कोर को हमेशा
लैमिनेटेड किया जाता है ना, लेमिनेटेड करके रखते हैं, करते हैं, ये करके है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं करते हैं। ओके, करते हैं। तो बच्चों ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पोल की संख्या बढ़ाने पर सिंक्रोनस की स्पीड क्या होती है बच्चों, घट जाती है। अर्थात हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, पोल की संख्या बढ़ाने पर उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, उसकी स्पीड कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमने देखा कि स्टेटर जो होता है वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। जो स्टेटर की कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है बच्चों। और हमारे पास में जो स्टेटर की कोर होती है हमेशा क्या करते हैं बच्चों, उसको लैमिनेटेड करके रखते हैं। पोल की संख्या यदि बढ़ाई जाए तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। और जिसका सॉफ्ट बना होता है बच्चों, है ना, जो इसका सॉफ्ट बना होता है, सॉफ्ट जो बना होता है ना, जो सॉफ्ट बना होता है बच्चों किसका होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ओके, बना होता है। ये जो है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो 3 फेज मोटर होती है ना, उसकी स्टेटमेंट क्या होता है, वो काम क्या करती है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी हानि क्या होती हैं, और उसकी संरचना हमने देख लिया बच्चों, सारी चीजें हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में जो रोटर होते हैं दोनों किस प्रकार के काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, है ना। तो इन दोनों रोटरों को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे दोनों रोटरों को पढ़ने के बाद फिर जो है तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं यहाँ पे बच्चों। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पिंजरा प्रारूपी, है ना। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों पिंजरा प्रारूपी रोटर। ओके, पिंजरा प्रारूपी रोटर को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो ये कैसे बना होता है, ये जो बना होता है बच्चों कुछ इस प्रकार का बना होता है। इसमें तिरछे जो है तो स्लॉट्स खांचे कटे होते हैं। ओके, ये हमारा हो गया बच्चों सॉफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि तिरछा जो है तो इसमें है ना खांचे कटे होते हैं, और ये रिंग के द्वारा इसको क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ से शॉर्ट कर देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, सॉफ्ट, ठीक है। ये हमारा होता है पिंजरा प्रारूपी टाइप का सॉफ्ट, है ना। स्क्यू, ये क्या बोलते हैं हम इसको कि ये जो स्लॉट्स होते हैं बच्चों क्या होते हैं, तिरछे होते हैं, है ना। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू होते हैं, ठीक है। और जो इंड रिंग होती है बच्चों, जो यहाँ पे इंड रिंग से हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट किए हैं, वो किसकी बनी होती है, ये जो है इंड रिंग जो होती है बच्चों वो कॉपर की बनी होती है, कॉपर की बनाई जाती है। ये आप लोग को याद रखना है कि जो सॉफ्ट होता है बच्चों उसमें जो हम लोग रॉड डालते हैं वो किसके डालते हैं, कॉपर के, और वो तिरछे डालते हैं। और जो उसकी इंड रिंग होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और है ना यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसके जो हम लोग तिरछे रॉड डालते हैं वो एल्युमिनियम के भी बना सकते हैं बच्चों, और कॉपर के भी बना सकते हैं, ठीक है। कॉपर के भी बना सकते हैं, दोनों के बना सकते हैं, पर इंड रिंग जो होती है वो कॉपर की हमेशा बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो है तो स्क्विरल के सॉफ्ट की जो है तो डायग्राम बन गया बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट हमारे पास में क्या है, स्लिप रिंग। ओके, स्लिप रिंग का जो है तो हम रोटर देख लेते हैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का सॉफ्ट। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों स्लिप रिंग का जो हमारे पास सॉफ्ट होता है वो कैसा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली, एक हम लोग जो है तो ये 3 फेज प्रेरण मोटर का हमने क्या बना लिया बच्चों, ये हमने एक डायग्राम बना लिया। ओके, हम लोग इसको कनेक्ट करके बता देते हैं। अभी मैंने क्या किया है कि ये स्टेटर बना लिया है, और इसमें हमने क्या कर लिया बच्चों, पोल बना लिया है, ठीक है। ये हमने जो है तो पोल बना लिया है, ठीक है। ये हमने 4 पोल की मोटरें बना ली। ओके,
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में एक रोटर हो जाएगा और इस रोटर में हम क्या करेंगे बच्चों, 3 बाइंडिंग कर देंगे। ये हमारे पास में वाइंडिंग हो गई है ना। अब मैं इसको जो है तो ब्लैक से ही कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा डार्क चल रहा है। ये हमने वाइंडिंग कर दिया, ये हमने वाइंडिंग कर दिया बच्चों। ये स्टार कनेक्शन टाइप से हमने वाइंडिंग कर दिया, स्टार में हमने वाइंडिंग कर दिया। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया बच्चों कि यहाँ से तीनों फेजों को हमने बाहर निकाल दिया। ओके, यहाँ से हमने तीनों फेजों को बाहर निकाल दिया। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हमने कल एक डायग्राम बनाया था ना, हमने क्या बनाया था कल, स्लिप रिंग का ही बनाया था। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 4 जो है 3 क्या बच्चों बना देंगे, स्लिप रिंग बना देंगे। ठीक है, अब स्लिप रिंग कैसी होंगी, ये मान लो पहली है, ये दूसरी है ना, ये तीसरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग ब्रुश लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एक ब्रुश लगा दिया 3। अब होगा क्या बच्चों, है ना, होगा क्या कि हम यहाँ पे जो है तो 1 मिनट, है ना, इसको हम जो है तो इस प्रकार बना लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पे जो है तो हम लोग, है ना, इसको कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो है तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, कुछ जो है तो, है ना, यहाँ पे प्रतिरोध हमने लगा दिया है, उससे हमने कनेक्ट करेंगे। जब रेजिस्टिव सर्किट लग गई हमारी, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा तीनों फेज का जो है तो डायग्राम कंप्लीट बन गया है बच्चों। यहाँ पे हम लोग देंगे यहाँ पे R, Y और V, ये हमने तीनों सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा बच्चों कि जो यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पे हमारे पास में क्या लग रहे हैं, ये कार्बन ब्रशेस जो काम कर रहे हैं बच्चों, है ना, ये क्या होते हैं बच्चों, कार्बन के ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश होते हैं। ठीक है, जो स्लिप रिंग होती है बच्चों किसकी बनी होती, कल मैं आपको बताना था मुझे, मैं कल आपको बोला था कि स्लिप रिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है ना, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो स्लिप रिंग जो होती है बच्चों किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रांच की बनी होती है। किसकी, फास्फर, ओके, फास्फर ब्रांच की बनी होती है। किसकी, फास्फर ब्रांच की बनी होती है स्लिप रिंग। ओके, और जो सॉफ्ट होता है बच्चों हमको मालूम है ना, जो सॉफ्ट होता है वो किसका बना होता है, माइल्ड स्टोन का बना होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा जो है तो, ये जो है हमारा हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा जो है तो एक सॉफ्ट बन गया। ठीक है, ये सॉफ्ट हो गया, जो है तो माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। तो ये हमने देखा स्लिप रिंग जो हमारे पास में रोटर होता है, रोटर का टाइप हमने देख लिया। ये होता है बच्चों पिंजरा प्रारूपी रोटर का हमने डायग्राम देख लिया, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसके सिद्धांत के बारे में कि ये काम कैसे करता है। ओके, ये सिद्धांत क्या है इसका और कैसे काम करता है बच्चों, ये देख लेते हैं और फिर हम लोग देखेंगे स्लिप रिंग निकालना सीखेंगे। ओके, आज की क्लास बहुत थ्योरी वाली हो गई है। ठीक है, इसलिए जो है तो थोड़ा सा अपने को समझ में चीज़ें जो है तो समझ में नहीं आ रही है, अपने को लिखना ज़्यादा पड़ रहा है बच्चों। ओके, तो 3 फेज जो मोटर होती है बच्चों उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। तो जब 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो वह रोटर के चारों तरफ घूमता हुआ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। यह फ्लक्स क्या होता है बच्चों, स्थिर रोटर के चालक पर जो है तो काटता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, नया फ्लक्स बनता है। और वह नया फ्लक्स क्या करता है बच्चों, नई जो है तो ईएमएफ जनरेट कर देता है, जिसके कारण हमारी मोटर क्या होती है, घूमने लगती है। ओके, अब इसका सिद्धांत तो दूसरा देख लेते हैं बच्चों। इससे रोटर में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और उसमें करंट प्रवाहित होने लगती है। लेंज के नियम अनुसार यह धारा अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। ओके, जो बैक ईएमएफ बनती है बच्चों, जो हमारे पास में मोटर में क्या बनती है, बैक ईएमएफ बनती है, वो क्या करती है, लेंज के नियम अनुसार जो क्या करती है बच्चों, अपने जो जिससे उत्पन्न होती है उसे क्या करती है, वो विरोध करती है ना। अर्थात हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 फेज सप्लाई होती है, इसमें हमने जैसे R बाई V दिया, उत्पन्न तो इसी से होती है क्योंकि हमने सप्लाई दिया तो उस कॉइल में क्या करी, फ्लक्स बनी, उस फ्लक्स के कारण दूसरी फ्लक्स बनी और वहां पे बिजली बनी, है ना। तो जो यहाँ पे ईएमएफ बनती है बच्चों, क्या करता है कि वो जिसके कारण उत्पन्न होता है, इसके कारण उत्पन्न होता है, इसी क्या करता है, विरोध करता है। तो वहां पे एक फोर्स कार्य करता है और मोटर हमारी घूमती रहती है।
तो लेंज के अनुसार यह धारा अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। क्योंकि इसके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? फ्लक्स होता है, जो कि रोटर के माध्यम से सापेक्ष गति होती है। अतः सापेक्ष गति को कम करने के लिए रोटर फ्लक्स की दिशा में घूमता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। अतः फ्लक्स और रोटर की गति के मध्य कुछ अंतर रहता है, इसे स्लिप रिंग कहते हैं। ओके, सॉरी, इसे स्लिप स्पीड कहते हैं। यदि रोटर तुल्यकालिक स्पीड अर्थात सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ लेगा तो उसकी सापेक्ष गति शून्य होने से रोटर में उत्पन्न ईएमएफ उसमें प्रवाहित करंट का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए मोटर का वह टार्क भी शून्य हो जाता है, जिसके कारण मोटर फिर क्या होगी बच्चों, है ना, जिसके कारण मोटर क्या होगी? रोटेट नहीं करेगी। इसलिए वो पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, स्लिप क्या होती है बच्चों, है ना। क्योंकि आप लोग के बुक्स वगैरह में स्लिप तो दी हुई है, पर ज्यादातर आप लोग के आईटीआई में पढ़ाया नहीं जाता है। अब जो नहीं पढ़ाया जाता है ना, जनरली बहुत सारी चीजें पढ़ाई दी जाती है, थ्योरी वगैरह पढ़ा दी जाती है, पर जो इंपॉर्टेंट चीजें जो नहीं पढ़ाया जाता है, जो आप लोग को नहीं समझ में आता है, उस चीज को मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो हम लोग देखने वाले बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्लिप, है ना। स्लिप क्या होती है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। अब मजा आने वाला है स्लिप में। तो स्लिप को बच्चों हम क्या करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एस से दर्शाते हैं। अब स्लिप का जो स्टेटमेंट होता है क्या होता है बच्चों कि तुल्यकालिक फ्लक्स अर्थात सिंक्रोनस की स्पीड तथा रोटर की स्पीड का अंतर ही क्या कहलाता है बच्चों? स्लिप कहलाता है। क्या बोल रहा है कि रोटर तथा स्टेटर, है ना, स्टेटर एक मिनट, है ना, तुल्यकाली स्पीड, है ना, तुल्यकाली मतलब होता है सिंक्रोनस। ओके, सिंक्रोनस, तुल्यकाली स्पीड अर्थात सिंक्रोनस स्पीड तथा रोटर स्पीड के अंतर, है ना, जो बीच में अंतर होता है, अंतर को स्लिप स्पीड, है ना, स्लिप स्पीड कहते हैं। ओके बच्चों, तो स्लिप क्या होती है? तुल्यकालिक स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्लिप स्पीड बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? तो स्लिप का जो सूत्र होता है ना, स्लिप को हम लोग यस से दिखाते हैं। स्लिप का जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है? एनएस मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस एनआर मतलब रोटर स्पीड अपान क्या होता है बच्चों? एनएस। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो स्लिप की स्पीड होती है उसका सूत्र बताइए। तो हमको बताना है बच्चों एनएस माइनस एनआर अपान एनएस, अर्थात सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपान सिंक्रोनस स्पीड होता है। ओके, अब हम लोग को पूछ ले अगर कि परसेंटेज स्लिप अर्थात प्रतिशत स्लिप निकाल करके बताइए, प्रतिशत स्लिप का जो है तो सूत्र बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग करेंगे एनएस माइनस एनआर अपान एनएस मल्टीप्लाई 100, अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमें क्या निकल करके आ जाएगी बच्चों? हमारे पास में परसेंटेज स्लिप निकल करके आ जाएगी, परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना, स्लिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल हम लोग जो है तो आगे और पढ़ेंगे 3 फेज मोटर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है कि यदि प्रतिशत स्लिप का मान 4% हो तो स्लिप का मान कितना होगा, है ना। अगर प्रतिशत वाली स्लिप जो है 4% हो तो स्लिप का मान कितना होगा, है ना, स्लिप का मान कितना होगा, ये हमें आपको क्या करना है, बताना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, स्लिप बराबर क्या करेंगे बच्चों? स्लिप बराबर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज स्लिप, है ना, प्रतिशत स्लिप रख देंगे, डिवाइडेड बाय क्या रखेंगे बच्चों? 100 रखेंगे। ये सूत्र होता है, ठीक है। स्लिप निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? अकेले स्लिप निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं या तो हमारे पास में
सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपान सिंक्रोनस स्पीड, मतलब हमारे पास में एनआर और एनएस होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है कि स्लिप हमारे पास में परसेंटेज स्लिप 4% है, तो स्लिप कितनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्लिप बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज स्लिप अपान 100, अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्लिप बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, स्लिप बराबर हम लोग क्या रखेंगे 4 अपान क्या रख देंगे, 4% है ना, 4 बटे क्या रख देंगे बच्चों यहाँ पे 100, ओके 4 डिवाइडेड बाई 100 रख देंगे। और जब हम लोग 4 में है ना 4 में 100 का भाग देंगे तो कितना निकल करके आएगा बच्चों, 0.04 निकल करके आएगा। यही क्या होगी बच्चों, स्लिप होगी। ओके सिंपल है, 4 में 100 का भाग दे दो, ठीक है। कैसे भाग दोगे बच्चों, हम जानते हैं 4 में भाग देना कैसे जानेंगे, अब जानते हैं 4 में 100 का भाग नहीं जाएगा, है ना, तब क्या करेंगे 0 रखेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब भी भाग नहीं जा रहा तो एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ओके कितने बार जाएगा बच्चों, 4 बार जाएगा तो 400 हो जाएगा, तो 0 बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0.04 है ना, 0.04 जो है तो इसका स्लिप का आंसर होगा। तो ये रही बच्चों अपनी स्लिप, है ना। अब मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट थोड़ा सा और एक 5 मिनट 10 मिनट और लूंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस करने वाला हूं मैं स्लिप में, जो कि आप लोग के बुक्स में कहीं नहीं बताएंगे, है ना, कहीं नहीं लिखा होता है। और आप लोग को जो है तो ये वही सारी चीजें जो है तो आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं, जो आप लोग को बुक्स में नहीं मिलेंगी, जो आप लोग को टीचर नहीं पढ़ाएंगे, है ना, वो सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। अब मैं बता दूं बच्चों कि यदि एनआर आपको क्या दिया हो, आपको स्लिप दिया हो और है ना स्लिप दिया हो और बोले कि रोटर स्पीड बताइए, तो रोटर स्पीड है ना, एनआर का मतलब होता है रोटर स्पीड। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास सूत्र होगा एनएस है ना, एनएस इंटू 1 है ना, एनएस इंटू 1 माइनस क्या हो जाता है बच्चों, स्लिप, ये सूत्र हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोटर स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। रोटर स्पीड निकालने के लिए जो है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इस सूत्र का उपयोग करते हैं। अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारे पास में 3 फेज मोटर होती है, जो 3 फेज मोटर होती है वो नो लोड पर उसकी स्लिप कितनी होती है, ये बहुत कमाल की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। नो लोड स्पीड पर, है ना, नो लोड स्पीड पर बच्चों स्लिप कितनी होती है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर अर्थात 3 फेज या 3 कला प्रेरण मोटर की नो लोड स्पीड पर स्लिप बताइए, तो हमको क्या बताना बच्चों, नो लोड पर कितनी होती है। ये नो लोड पर जो होती है वो 4% होती है। एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोलेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा बच्चों कि पिंजरा प्रारूपी मोटर में स्थिर अवस्था में, है ना, पिंजरा प्रारूपी मोटर के स्थिर अवस्था में स्लिप का मान बताइए। तो कितना हम बताएंगे बच्चों, कितनी होती है, 1 या 100 होती है ना। स्थिर अवस्था में जब हमारी मोटर रुकी होती है तो उसकी स्लिप जो होती है बच्चों ऑप्शन में या तो 1 देगा या फिर 100 देगा, क्योंकि वो चल नहीं होती है स्थिर अवस्था में, है ना। अब क्या हम अगला पॉइंट क्या देख रहे हैं, जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो। ओके जब थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है कि जब रोटर स्पीड है ना सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो, सिंक्रोनस मतलब तुल्यकाली, है ना, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो तब कितनी स्लिप होगी बच्चों। अर्थात क्या कह रहा है कि जो एनआर हो वो एनएस के क्या हो बच्चों, बराबर हो, तो उसकी स्लिप कितनी होती है बच्चों, वो होती है 0%, ठीक है। क्योंकि जब दोनों की स्पीड सेम होगी तो उसमें कोई स्लिप ही नहीं होगी। स्लिप का मतलब होता है कि सिंक्रोनस जो एक्चुअल स्पीड होती है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होना ही क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब रोटर जो है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि जब रोटर हमारा बच्चों क्या हो, रोटर स्पीड जो है, रोटर स्पीड अगर ज्यादा हो जाए सिंक्रोनस से, है ना, अर्थात जो रोटर स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाए, है ना, किससे ज्यादा हो जाए बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाए, तब उसकी स्लिप कितनी बनती है बच्चों, तो तब जो है तो निगेटिव में होगी। किस में होगी, निगेटिव, मतलब क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक में स्लिप जाएगी। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है स्लिप के बारे में। ओके ये आप लोग के आईटीआई के परीक्षा में पूछा जाता है कि जब रोटर की स्पीड ज्यादा हो सिंक्रोनस स्पीड से तब स्लिप का मान कितना होगा, तो हम बोलेंगे ऋणात्मक में होगा।
ओके, लास्ट पॉइंट है बच्चों, आज का लास्ट पॉइंट है जब रनिंग में दोनों टर्मिनल बदल दें, जब मोटर चल रही हो, है ना, जब मोटर रन कर रही हो अर्थात चालू हो, है ना, चालू हो, रन कर रही हो और उसके दोनों टर्मिनल बदलें, है ना, दोनों टर्मिनल बदलें तो उसकी स्लिप कितनी होगी ये बताना है हमें। तो बच्चों जब हम लोग चालू अवस्था में स्लिप को हम लोग क्या करेंगे, चालू अवस्था में मोटर के दोनों टर्मिनल को प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे जो स्लिप होगी वो कितनी होगी, 2 से 5% होती है। तो ये जो है ना टॉपिक बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के ले लो, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये 4-5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट आएगा आपके एग्जाम में, या तो पूछ लेगा कि तुल्यकाली प्रेरण मोटर जो होती है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी नो लोड स्लिप कितनी होती है, ये पूछ लेगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्थिर अवस्था में स्लिप कितनी होती है, ये बोलेगा 3 फेज प्रेरण मोटर में जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है तब स्लिप कितनी होती है ना, यह बोलेगा कि रोटर की जब 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर की स्पीड ज्यादा हो सिंक्रोनस स्पीड से तब स्लिप कितनी होगी, और चालू मोटर में मोटर चल रही हो अचानक हम लोग क्या करें, उसके टर्मिनल को बदल दें तब उसकी स्लिप कितनी होगी, तो बच्चों 2 से 5% होती है। तो ये रहा आज का क्लास नंबर 2 बच्चों। हम लोग क्लास नंबर 3 लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर को।